मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स अक्सर ये बात कहते रहते हैं कि मैं कोई भी वीडियो महिलाओं के लिए क्यों नहीं बनाती, और कुछ सब्सक्राइबर ये कहते रहते हैं कि मैं पतियों के लिए क्यों नहीं स्पेसिफिक वीडियो बनाया करती। तो आप सभी को हाथ जोड़ करके एक बार फिर से बताना चाहूँगी, जो कि मेरे लिए संभव नहीं है हर एक वीडियो में बताना। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी वीडियो उन पतियों के लिए है जिनकी पत्नियों ने उनको सताया है, या उन पत्नियों के लिए है जिनके पतियों ने उनको सताया है। अगर इससे उल्टा हुआ कि आपने अपनी पत्नी को सताया और फिर भी आप इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे तो आप नहीं ले पाएंगे। इसी तरह से अगर आप पत्नी ने अपने पति को सताया है और उसके बाद भी आप इसमें से कोई बातों को समा करके अपने अंदर इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं उठा पाएंगे, आपको बल्कि मुंह की खानी भी पड़ सकती है। मैंने आप सभी के साथ अपने पिछले वीडियो में ये चर्चा की थी कि किन किन लोगों को मेंटेनेंस मिल सकता है, और ये मेंटेनेंस का जो प्रोसेस है, या जिसे कहें लाइफ साइकिल क्या होता है, कौन कौन से चरणों से किसी भी मेंटेनेंस केस को चलना पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाली हूँ कि किस तरह से कोई भी लड़की या महिला अपने पति के खिलाफ़, या कोई भी माता पिता अपने बच्चों के खिलाफ़, या छोटे बच्चे अपने माता पिता के खिलाफ़ खर्चे का केस दायर कर सकते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं, और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के खिलाफ खर्चे का केस दायर करता है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से दस्तावेज़ हैं जो उसके पास हैंडी होने चाहिए, यानी कि पहले से तैयार किए हुए होने चाहिए। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब अपना केस फाइल करता है तो उसके पास सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास आपका आधार कार्ड उस जगह का होना चाहिए जहां पर आप रहते हैं। अगर आप अपना रेजिडेंशियल प्रूफ यानी घर का पता साबित नहीं कर पाएंगे तो आपका केस एडमिट नहीं हो पाएगा। एडमिट होने के लिए पहली शर्त है आपका वो पता लिखा होना जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। इसके बाद अगर आप पत्नी हैं और आपने अपने पति के खिलाफ केस दायर किया है तो आपके पास वेडिंग कार्ड यानी शादी के कार्ड का होना ज़रूरी है। बहुत बार देखने में आता है कि शादी का कार्ड आपके पास उपलब्ध नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में आप कार्ड उपलब्ध न होने के एवज़ में एक एफिडेविट हलफनामा फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास शादी के कुछ फ़ोटो होना ज़रूरी है। जिस समय आपकी शादी हुई थी कोई भी 2 फोटोग्राफ्स आपके पास हों, चाहे वो माला पहनाते हुए हों, वरमाला पहनाते हुए, या फेरे लेते हुए, या मांग में सिंदूर भरते हुए, यानी ऐसे किसी रिचुअल को दिखाते हुए। हिंदू विवाह अधिनियम की मैं बात कर रही हूँ कि आपकी शादी हुई थी। इसके बाद आपको अपनी आइडेंटिटी को रिवील करते हुए, यानी आपको अपनी पहचान बताते हुए, आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी लगाना है। बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आपके पास रिस्पोंडेंट का भी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ उपलब्ध हो और आप उसको पहले ही पेज पर लगा दें, पेस्ट कर दें, ताकि आप दोनों को पहचानने में
कोई भी परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि केस फाइल कोई और कर रहा है और असली व्यक्ति कोर्ट में पहुंचा ही नहीं है। इसके बाद आप पत्नी का अपने पति के साथ किसी भी तरह का कॉरेस्पॉन्डेंस या पत्राचार हुआ है, कोई भी ईमेल्स लिखे गए हैं, कोई एसएमएस हैं या कोई व्हाट्सएप चैट है या और भी इसी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या ई मोड के माध्यम से आपने कोई भी पत्राचार किया है, वो भी केस में लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। ये दिखाते हुए, बताते हुए कि आपने अपने पति से बार बार खर्चा मांगने की कोशिश की लेकिन आपके पति ने आनाकानी की। तभी तो आप कोर्ट में आई है ना, जज साहब के सामने गुहार लगाने के लिए कि जज साहब, मेरा पति मेरे कहने से खर्चा नहीं देता, जो कि उसका कर्तव्य है, नैतिक भी और कानूनी भी, तो मुझे मेरे पति से खर्चा दिलवाया जाए। इसके अतिरिक्त आप अपने पति को जिस भी जगह पर कार्यरत होता हुआ दिखा रहे हैं, चाहे आप उसको कहीं नौकरी करते हुए बता रहे हैं या आप उसको बिजनेस करते हुए दिखा रहे हैं, तो आपको उसके ऑफिस या जहाँ पर भी वो काम करता है उस जगह का पूरा पता देना ज़रूरी होगा, ताकि उस पते पर बाद में जज साहब सम्मन भिजवा सके। इन सब चीज़ों के दस्तावेज़ों को जगह पर लगाने के पश्चात आपकी कंप्लेंट को ड्राफ्ट करवाने के बाद अंत में एक एफिडेविट लगाया जाएगा। मतलब योर कंप्लेंट मस्ट बी फॉलोड बाय एन एफिडेविट। अगर एफिडेविट आप लगाना भूल गए तो बहुत संभावना है कि आपका केस सिर्फ इसी बिना पर ख़त्म हो जाए, खारिज हो जाए। और अगर आप इंटरिम मेंटेनेंस यानी अंतरिम भत्ते की भी मांग कर रही हैं, तो आपको उसके लिए भी एक अलग से साथ में एप्लीकेशन और उसका सपोर्टिंग एफिडेविट भी लगा देना ज़रूरी होगा। ये वो चीज़ें हैं या ये वो सामान हैं, दस्तावेज़ है, जब आप कोर्ट में रिस्पोंडेंट के खिलाफ खर्चे का केस दायर करती हैं तो आपके पास ये चीज़ें पहले से तैयार होनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये मिलने वाला है कि आपके वकील साहब जब केस ड्राफ्ट करेंगे, जितनी देर में केस ड्राफ्टिंग हो उतनी देर में या उससे भी पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने वकील साहब की टेबल पर रख देंगे और आपका केस जल्दी फाइल हो पाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज के मेरे इस वीडियो में भली भांति मालूम पड़ गया होगा कि खर्चा मांगना, मेंटेनेंस मांगना बहुत आसान है, लेकिन उस केस को साबित करने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज़ पहले से तैयार होने चाहिए, इन सब चीज़ों की जानकारी अच्छी तरह से आपको आज मालूम हो गई होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपके केस को मजबूत करने के सारे दस्तावेज़ आज मैंने आपको पहले से ही बता दिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।